चलिए, तो आज जो अपन करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। क्या नाम है इसका? और ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एग्जाम में आपका आता है 14 मार्क का। एक बड़ा क्वेश्चन इसका आएगा 14 मार्क्स का। अच्छा, ज्यादा भी आ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है उसके साथ में, मतलब 14 to 20 मार्क्स का इसका वेटेड हो गया। तो ये चैप्टर, छोटा मोटा चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपके लिए। ठीक है, अभी अमालगमेशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है, आ, अच्छा, ये आपका बीकॉम में भी है, तो ये आपको टीवाई में भी मिलेगा, बीकॉम में भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे अच्छे से कर ले तो टीवाई में कोई करने की काम, मतलब टीवाई का भी साथ में हो रहा है आपका। किसी का एसवाई में होगा, किसी का टीवाई में होगा, तो यहाँ पे हो गया तो वो भी साथ में हो रहा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में 3 चीजें आपके पास में। कितनी चीजें है? पहला तो खुद अमालगमेशन ही है, दूसरा तुम्हारा एब्जॉर्प्शन है, और तीसरा तुम्हारा इसके अंदर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है। तो मोटा मोटी अपन इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट वन इज योर अमालगमेशन, सेकंड इज योर एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज योर, अब 3 है बट नाम एक है अमालगमेशन। ऐसा क्यों? क्यों? तीनों का जो ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर ऐसे ही बोलती है मैं 3 नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 1 पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें सब तीनों सेम ही है, कोई खास फर्क है? क्यों नहीं है वो अपन समझते हैं। पहले हम समझते हैं अमालगमेशन वगैरह क्या होता है, वो समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्जाम्पल सुनना तो तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये उमंग है। ठीक है, ये उमंग है, कौन है ये? और ये पास में मेहुल है। ठीक है, तो दोनों लोग सीए बन गए, उसके बाद में बोलते हैं बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? अब बिजनेस में मान लेते हैं ये लोग बिजनेस करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ये टीवी का मान लो। ठीक है, एलईडी टीवी का बिजनेस करेंगे दोनों लोग मिलके। अब ऐसा मान लेते हैं मार्केट में ये दोनों बड़े लीडर हैं, मतलब मोस्टली इनका ब्रांड चलता है। जैसे आज अगर मैं आपसे पूछूं कि टीवी में कौन कौन से बड़े ब्रांड है, क्या बोलोगे? सैमसंग, वन प्लस, ओनिडा, ये सब बोलोगे। तो 100 नाम तो नहीं होंगे, 10-12 नाम होंगे। कपड़ों में बात करूं, कपड़ों में अगर मैं बात करूं जैसे बॉयज के कपड़ों में, तो हाँ, लिवाइज हो गया, H&M हो गया, और 2-3 नाम और ले लो आप, पीटर इंग्लैंड हो गया, ये सब मेन मेन नाम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब मार्केट के बोले ना बड़े डीलर लोग ये दोनों हैं, बड़े मैन्युफैक्चर दोनों मान लेते हैं अपन, उमंग का और मेहुल का। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी कंपनी का नाम है यू कंपनी। क्या नाम है? और इसका नाम है एम कंपनी। समझ में आया? अब ऐसा है कि उमंग ने बोला मुझे ज्यादा कस्टमर चाहिए, तो जो टीवी 1 लाख रुपए का आता है, उमंग ने बोला मैं इसके ऊपर 10% ऑफ देगा, डिस्काउंट देगा। अब ये बात जैसे मेहुल को पता चलेगी, मेहुल क्या बोलेगा? क्या लगता है, क्या बोलेगा? मैं भी डिस्काउंट देगा, बट क्या ये अभी 10 ही देगा कि ज्यादा देगा? ज्यादा देगा, बोलेगा मैं 15% देगा। अब उमंग को पता चला कि ये 15% दे रहा है, नालायक। क्या किया जाए? क्या किया जाए? बढ़ा दो। बोला मैं 17% देगा। कितना देगा? फिर मेरे को पता चला अच्छा 17% देगा, मैं 20% देगा। तो ऐसे क्या इन दोनों के बीच में कंपटीशन की वजह से प्राइस कम होगी नहीं होगी? होगी। क्या ये तुमको समझ में आया? तो एक तो ये होने वाला है, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है, उसकी वजह से इनकी प्राइस क्या होने वाली है? कम। अंडरस्टूड? दूसरा, उमंग बोलता है कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट करेगा पूरे भाईंदर में। मैं बोलता अच्छा पूरे भाईंदर में करेगा, मैं पूरे महाराष्ट्र में करेगा। तो बोलता अच्छा तो पूरे महाराष्ट्र में करेगा, मैं पूरे इंडिया में करेगा। बोला अच्छा तो पूरे इंडिया में करेगा, मैं पूरे वर्ल्ड में करेगा। तो ये बोलता मैं तो मंगल ग्रह पे भी कर लेगा। ठीक है, हाँ। तो बोलता कि अच्छा अब मुझे बताओ, जो तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट थी जो छोटी मोटी हो सकती थी, क्या कंपटीशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है।
क्या ये तुमको समझ में आया? जैसे हमने एक छोटा सा होर्डिंग डाल दिया नॉर्मल, पर अपने कॉम्पिटिटर सामने आ गया, अब वो नॉर्मल होर्डिंग काम नहीं आएगा, अब बड़ा होर्डिंग डालना पड़ेगा, उसके उधर भी डालना पड़ेगा, अपने इधर भी डालना पड़ेगा, जगह जगह करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन तुम्हारी जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है छोटी होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है, आप सोच के बताइए। दोनों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक का हो रहा है कि दोनों का हो रहा है? और ये मैं देख रहा था, मैं ये देख रहा है, ये दोनों पागल लोग हैं, इतने बढ़िया लीडर लोग हैं, मस्त इनका काम चल रहा है, पर दोनों कंपटीशन की वजह से एक दूसरे के नुकसान कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने उमंग को भी बुलाया, मैंने मेहुल को भी बुलाया, आओ चाय पीते हैं। क्या पीते हैं? और चाय पीते पीते हमने बात की कि यार तुम दोनों मेन लीडर हो, बट जो चीज 1 लाख की है तुम कंपटीशन की वजह से उसको 70,000 80,000 में बेच रहे हो, और जो खर्चा एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा 10-12 लाख होना चाहिए तुम उसको करोड़ों में कर रहे हो। तो ओवरऑल तो तुम्हारा नुकसान हो रहा है ना। कब तक एक दूसरे काटोगे? समझ में आया कि नहीं आया? आओ अब मिलके कुछ नया करते हैं। मैं तो एक काम कर, तुम दोनों मिल जाओ। क्या करो तुम दोनों? समझ में आया कि नहीं आया? ये मैं कब तक चलेगा? हम बनते हैं। क्या बनते हैं? तो बेसिकली अमालगमेशन क्या है पता है? जब मैं और तुम हम बन जाते, ठीक है? तो ये उमंग है और ये मेहुल है, इन दोनों ने एक नया कंपनी ओपन किया, यूएम। क्या ओपन किया? अब ना तो कोई उमंग की कंपनी बचेगी ना मेहुल की बचेगी, अब नई कंपनी आएगी यूएम, एंड दैट्स कॉल्ड अमालगमेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अमालगमेशन क्या है? तो जब एक कंपनी मान लो ए, एक कंपनी है बी, अब ये दोनों मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है ए बी। तो जब मैं और तुम हम बन जाते, क्या हो जाता? अमालगमेशन। मतलब अब से कोई मैं नहीं रहेगा, अब से कोई तुम नहीं रहेगा, अब से क्या रहेंगे? हम। तो उमंग आज से मैं बन, मेहुल आज से मैं, अब तुम दोनों मिलके क्या करोगे? हम। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ कि ना? ठीक है। अच्छा, मैं अपन थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा वोडाफोन, और एक नाम सुना होगा आइडिया, ये दोनों ही सर्विस प्रोवाइडर, मतलब मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर थे, अपने सिम प्रोवाइडर बोलो, ठीक है? हाँ। तो अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच में कंपटीशन था, अभी क्या हुआ? उनको समझ में आया कि ये कंपटीशन हम करते रहे, बट हम दोनों इतने बड़े हो रहे, तो अगर हम दोनों मिलके काम करें, तो मान लो 70% था, 60% मेरा, 40% तेरा, हम दोनों मिलकर काम कर लिए, तो ऑलमोस्ट हमारा बड़ा चीज हो जाएगा। ठीक है? और कुछ एक्स्ट्रा फायदा भी होगा बेटा। कैसे? जैसे मान लो उमंग और इन दोनों ने मिलकर बना दी, अब जो टीवी 1 लाख में सेल होती थी, अब ये 1 लाख का प्राइस भी बढ़ा देंगे, ये बोलेंगे 1,10,000 में बेचेंगे। क्यों? जिन लोगों को टीवी चाहिए वो तो लेंगे ही लेंगे। अब जो 17,000 में सेल हो रही थी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट, अब वो डिस्काउंट तो छोड़ो, उसकी प्राइस भी उन्होंने बढ़ा दी, तो इनको एक्स्ट्रा फायदा भी हो गया। मतलब जितना प्राइस आना चाहिए उससे ज्यादा भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मान लो वोडाफोन है, आइडिया है, वोडाफोन प्राइस कम किया, आइडिया ने और कम किया, तो वोडाफोन ने और कम किया, आइडिया ने और कम किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो नुकसान तो इन दोनों का ही हो रहा है। अब बेचारा वोडाफोन ऐड कर रहा है, वो कुत्ते लेके आ रहा है, छोटे छोटे पपी। आइडिया वाला वो क्या बोलते हैं, वो उसकी पता है, हाँ, एडवर्टाइजमेंट देखी होगी तो उसमें पे वो मिनी जैसे आते थे छोटे छोटे, वो पहले वैसे आते थे। और सरजी वाला अभिषेक बच्चन, हाँ, वैसा एडवर्टाइजमेंट था। तो ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी बढ़ी जा रही है, तो इन लोगों ने बोला कि अरे यार देखो, लोगो सिम तो लेना ही है, और मोस्टली सिम तो हमारा ही है, तो अगर हम दोनों मिलकर आते तो अपना रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दो। लोगों के पास सिम है तो रिचार्ज तो करना ही है, क्या है, बढ़ा दो। दोनों आगे मिलके और रिचार्ज का प्राइस बढ़ा दिया, थोड़ा सा, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बढ़ा दिया, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, 2 रुपए बढ़ के क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके पास 2 रुपए इंटू 100 करोड़ यूजर, तो उनका अलग लेवल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से कंपनी थी पहले मारुति लिमिटेड, क्या कौन सी थी? और एक और कंपनी थी सुजुकी लिमिटेड। समझ में आया? अब मारुति जो है वो बेसिकली मेन थी कार वाली, कार मैन्युफैक्चर थी। सुजुकी जो थी वो क्या करती थी, वो
कार बाइक भी बनाती थी, बट जो मेन काम था उसका वो सप्लाई था, जो उसके पार्ट्स होते हैं ना वो सप्लाई करने का था। अब सुजुकी दूसरों को भी सप्लाई करे, तो मारुति वाला बोले यार फिर तो मेरे ये पार्ट तो बढ़िया वाले मुझे देने चाहिए, तो दूसरों को कैसे सप्लाई करेगा? तो बोलेगा तुम मेरे अकेले कस्टमर थोड़ी हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले काम कर रहे तू आजा मेरे साथ, आजा मिलके बिजनेस करते। बोला तो तू मेरे साथ में आ जाएगा फिर तो तू मुझे ही करेगा, अपना नाम बड़ा हो जाएगा। चल ठीक है, आते आते दोनों मिलके कंपनी ओपन कर ली। क्या नाम लिखा उसका? मारुति सुजुकी लिमिटेड। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, अमालगमेशन में जो पुरानी कंपनी थी वो जा रही है, तो दोनों पुरानी कंपनी जा रही है और एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है। इसी को बोलते हैं अपन अमालगमेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो क्यों होता है वो समझ में आया? अगर अमालगमेशन को लिखे तो एक कंपनी मान लेते ए, एक मान लेते बी, हम दोनों मिलके ए बी। अब ये कंपनी भी गई, ये भी गई। समझ में आया? तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी थी, यानी ओल्ड कंपनी, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी मतलब ओल्ड कंपनी, और उनके बदले एक न्यू कंपनी फॉर्म हो गई। तो पुरानी कंपनी रहेगी नहीं, खत्म हो गई। अब दूसरा बढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है? इसमें क्या था, उमंग बोला मेहुल को, ठीक है तो यार बहुत मेरे कंपटीशन में दिमाग खराब कर रहा है मेरा, तो बोला आज सर चल मिलके काम करते हैं। बोला हट बे, तेरे साथ कौन मिलेगा, तू तेरी कंपनी की औकात बता, चल कितने में सेल करेगा मुझे बता, मैं तेरी कंपनी खरीदेगा। 100 करोड़? बोला नहीं। 200 करोड़? बोला नहीं। 500 करोड़? बोला हाँ। ये ले मुंह पे मारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक कंपनी थी मान लो ए कंपनी, कौन सी कंपनी थी? ये एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी। एक और कंपनी थी बी कंपनी, ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी, बट यहाँ पे कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है। बेसिकली ए ने बी को ले लिया, एक्वायर्ड कर लिया। क्या कर लिया? अब ये जो बी कंपनी है हट गई, अब ए बचेगी। समझ में आया? जैसे आपने नाम सुना होगा कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, एक आता है यूनियन बैंक, सुना कि नहीं सुना? तो यूनियन बैंक ने कॉर्पोरेशन बैंक को एक्वायर्ड कर लिया। है समझ में तुमको? पहले हमारे इधर एक बैंक था एसबीबीजे बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीआई ने उसको एक्वायर्ड कर लिया। तो अभी कोई एसबीबीजे नाम की चीज नहीं है, दैट बिकम क्या बन गया वो? एसबीआई। तो मेरा अकाउंट था एसबीबीजे में, तो जैसे उसने एक्वायर्ड किया अब मेरा अकाउंट का नाम एसबीबीजे नहीं आता, अब क्या आता है? एसबीआई। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन। अब लास्ट वाला जो तुम्हारा है वो है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कौन सा है? अब इसमें मान लो एक कंपनी है ए, एग्जिस्टिंग कंपनी, बट प्रॉब्लम है कि ए कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? अब प्रॉब्लम है कि जब आपकी कंपनी लॉस मेकिंग होती है तो आप में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपके शेयर की बैंड बजी पड़ी होगी, तो आपकी हालत बड़ी खराब है। तो आपने एक दिमाग चलाया, आपने अपनी इस कंपनी को बंद किया, लॉस वाली कंपनी को, और अपना सारा बिजनेस एक न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर लिया। हो तुम ही लोग, हो तुम ही लोगो, मतलब उसके ओनर भी तुम ही लोग। जैसे हमने एक कंपनी ओपन की फूड भी, मान लो क्या नाम दिया आपने? फूड भी अपने कंपनी ओपन की, बट वो लॉस वाली कंपनी थी मान लेते हैं। समझ में आया? तो हमने क्या दिमाग चलाया कि हम एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं हम लोग ही, और उसमें अपन शेयर होल्डर होंगे। अब उसमें जो अपने असेट्स है और अपनी जो लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर लेंगे, बट ऑब्वियसली कुछ लाइबिलिटी असेट को तो जो पैसे मांग रहे हैं उनको लेके भेज देंगे, भाई तू लेके जा, और कुछ असेट जो बची हुई असेट होगी, लाइबिलिटी होगी, वो उनको दे देंगे, अपन ट्रांसफर कर लेंगे। तब उसमें क्या है, जो वो न्यू कंपनी बन रही है उसमें कोई लॉस तो आएगा, कि आपने जितने में असेट ली वो आएगी, आपने जितने में लाइबिलिटी ली वो आएगी, लॉस कहां से आएगा? और उतने बदले में शेयर इशू कर लिए तो आपकी बैलेंस शीट बनकर रेडी होगी, तो उसमें कोई लॉस आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला जो ट्रिक है
जैसे मान लो अपने डबल ए ओपन कर ली, ठीक है। अब ये न्यू कंपनी ओपन कर ली। अब हालांकि इस न्यू कंपनी में कोई भी नया नहीं है, सब अपन लोग ही है, और जो अपना लॉस था वो अब इधर रहेगा। तो इसमें कोई एग्जिस्टिंग कंपनी थी, उसके बाद न्यू कंपनी फॉर्म हुई, बट लोग तो वही है पूरे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हमने एक चैप्टर भी पढ़ा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वहां पे भी क्या होता है, लॉस हटता है, बट वहां पे इंटरनली बेस से आता है, कंपनी चेंज होती। बट यहाँ पे क्या है, कंपनी का नाम ही चेंज हो रहा है, कंपनी चेंज हो रही है, लॉस हट रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नली हमने किया। क्या किया हमने इसको? बोलो, क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, तो ये है अमालगमेशन। अब तीन, मैंने क्या बोला, इसमें तीन चीजें टोटल मिला के। पहला है अमालगमेशन, इसमें एक ओल्ड कंपनी होती है और एक और ओल्ड कंपनी होती है, वो दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है। समझ में आया? तो यहाँ पे एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है अमालगमेशन में। एब्जॉर्प्शन में कोई न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होती है, उसमें दो एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जिसमें एक कंपनी दूसरे को एक्वायर्ड कर लेती है। और एक है एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, उसमें भी न्यू कंपनी फॉर्म होती है, बट उसमें जो कंपनी फॉर्म होगी वो किसके लिए हो रही है? कोई नया ओनर नहीं आ रहा है उसमें, जो लॉस है उसको हटाने के लिए वो फॉर्म चेंज कर रहे हैं। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो होती है वो ऐसे तो हो नहीं सकती, मतलब इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है, वो तुम लॉ में पढ़ लोगे बाद में। क्या ये समझ में आया तुमको? ठीक है, बस। अब तीन चीजें हैं, बट मैंने क्या बोला, तीनों में आपने नोटिस किया, तीनों में अगर आप नोटिस करोगे तो या तो एक परचेजिंग कंपनी है और एक सेलिंग कंपनी है। इधर भी देख लो, ये दोनों सेलिंग कंपनी, ये परचेजिंग कंपनी। इसमें देखो, उधर ए परचेजिंग है, बी सेलिंग होगी, और उसमें देखो ए सेलिंग होगी, ए परचेजिंग होगी। तो इन सब में अगर हमने नोटिस किया तो इसमें दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक को परचेजिंग कंपनी, दूसरे को। अब क्योंकि तीनों में एक परचेजिंग कंपनी है और तीनों में कुछ ना कुछ सेलिंग कंपनी है, तो तीनों का सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। तो हमको तीन पढ़ना, हम एक ही पढ़ेंगे, बट उसमें तीन चीजें इंक्लूड है। क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लो चलो।
नहीं, वो खुद ही नाम चेंज कर रही है, ऐसा मतलब पूरा असेट लायबिलिटी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, और शेयर होल्डर सब वही है। चलो हुआ। अरे कॉपी हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े। अब समझो। अब जब कोई किसी कंपनी को लेगा तो क्या फ्री में होगा कि बदले में कुछ देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब वो पैसा भी हो सकता है, असेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आप एक कंपनी को लेते हो और बदले में जो दोगे उसे बोलते हैं प्यार से परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं उसको प्यार से? मतलब ये कंसिडरेशन है जब आपने इस कंपनी को परचेज किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बदले में जो दिया अपन उसे क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। अब ये अलग अलग वे में आप दे सकते हो। जो फर्स्ट वे है उसका नाम है नेट पेमेंट मेथड। क्या नाम है इसका? अच्छा, उससे पहले कहता है लमसम मेथड। कौन सा था है? पर वो तो कुछ वो तो नॉर्मल है कि आपने सीधा एक अमाउंट बोल दिया। जैसे जब उमंग ने मेहुल की कंपनी को खरीदा तो उसने क्या बोला, कितना पैसा चाहिए तेरे को? तो बोला 500 करोड़। ये ले 500 करोड़, मुंह पे मारा, खत्म। अब ये जो 500 करोड़ है, दैट इज अ लमसम पेमेंट। एक साथ में एक अमाउंट दे दिया तो उसे क्या बोलते हैं? लमसम। तो मिल गया पीसी 500 वाला। अब यहां पे आता है नेट पेमेंट मेथड। क्या आता है? इसमें क्या है, आप जो कंसिडरेशन देते हो वो इन शेयर्स एंड इन कैश हो सकता है। मतलब उमंग क्या बोलता है कि देख, मेरे पास 500 करोड़ कैश तो नहीं है सपोज, बट मैं तेरे इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है, एक के बदले मेरी कंपनी के 2 शेयर्स दूंगा, और तेरे प्रेफरेंस शेयर को एक के बदले 1 शेयर्स दूंगा, और इतना कैश में और दे दूंगा, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, चल मान ले। तो अब यहां पे बताओ, ये जो है ये कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट मेथड। मतलब इसमें क्या होता है कि आप सामने वाले को शेयर्स में देते हो या कैश में देते हो, बट उसका अमाउंट निकाल सकते कितना पेमेंट किया। तो क्या उमंग अमाउंट निकाल सकता है कि मेहुल को कितना पेमेंट कर रहे हैं? हाँ। जैसे उसी कंपनी का जो शेयर का प्राइस होगा मान लो 100 रुपए, तो ये एक के बदले 2 दे रहा है, तो उसके 10 लाख शेयर होल्डर है, तो 10 लाख के बदले 20 लाख शेयर इंटू 100 रुपए। इससे प्रेफरेंस शेयर एक के बदले एक, तो इसके जो प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू होगा उतने शेयर इशू कर लिए, तो ये भी निकल गया। तो क्या इसमें अमाउंट अलग से निकालना पड़ेगा कि इसमें पता चल जाता है? अपने को पता चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हो गया नेट पेमेंट मेथड। कौन सा हो गया? इसके अलावा एक और मेथड आता है, इसका नाम है नेट असेट मेथड। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये मेहुल को बोलता है कि मैं तेरे एक प्रेफरेंस शेयर के बदले एक प्रेफरेंस शेयर दूंगा, और मैं तेरे को इक्विटी शेयर दे दूंगा। अब ये कितने इक्विटी शेयर देगा? वो बोला, या ऐसा बोल लिया, मैं तुझे कैश भी दूंगा, मैं तुझे इक्विटी शेयर भी दूंगा, और मैं तुझे प्रेफरेंस शेयर भी दूंगा, मैं तुझे इक्विटी शेयर भी दूंगा, और जरूरत पड़ी तो कैश भी दूंगा। अभी कैश कितना हो सकता है तुमको पता है क्या? 10 रुपए, 100 रुपए, लाख, करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, कितना भी हो सकता है। तो क्या अब इसमें पता चला कितना आप पेमेंट कर रहे हो? नहीं सर। इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ? इसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बदले में कितना क्या दे रहे हो, कितने शेयर्स दे रहे हो, कितना अमाउंट है उसका सब पता चलेगा, बट उसमें पता चलेगा तो नेट एसेट में कितना पेमेंट हो रहा है वो पता चलेगा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं नेट एसेट मेथड, जहां पे आपको पेमेंट कितना हो रहा है वो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि कितना पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मेथड यूज करना है? नेट असेट मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा सिंपल रूल ले सकते हैं अपन। जो जो असेट तुम सामने वाली कंपनी से ले रहे हो और जितने में ले रहे हो वो ले लो, और जो जो लायबिलिटीज तुम ले रहे हो जितने में ले रहे हो वो ले लो। जैसे मान लो कल उठ के ये क्लासेस खरीदने वाला बंदा आता है, तो मुझे 2 वे में बोल सकता है। पहला वे कि वो मुझे पूरे क्लासेस का बोल दे, सर आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। कितना देंगे? खत्म बात। 1 करोड़ अमाउंट पता चला नहीं चला? चला। ये कौन सा मेथड हो गया? नेट पेमेंट।
समझ में आया? दूसरा, वो ऐसा नहीं बोला 1 करोड़ दूंगा, वो बोला देखो सर मैं इधर आ रहा हूं बट मैं आपकी टीवी ले लूंगा, इसका मैं आपको 10 लाख दूंगा। क्या दूंगा? मैं आपका ये टैब ले लूंगा, इसका मैं आपको 1 करोड़ मतलब 50 लाख दे दूंगा। एक कैमरा ले लूंगा, इसका 20 लाख दूंगा। बट ये एसी मेरे को नहीं चाहिए यार, ये हवा नहीं फेंकता बराबर, तो ये मेरे को नहीं चाहिए, ये नहीं लेगा मैं। ये फर्नीचर भी मेरे को नहीं चाहिए, मजा नहीं आता, नहीं चाहिए सर। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, अब मैं कैसे अमाउंट निकालूंगा? बताओ अमाउंट कैसे निकालूंगा? जो जो उसने डिसाइड किया अमाउंट, जैसे उसने क्या बोला, मैं क्या लेगा, टीवी लेगा, तो टीवी का कितना बोला, मान लो 50 लाख, तो मैंने 50 लाख लिख दिया। फिर उसने बोला टैब लूंगा, टैब का मैंने बोला मान लो 60 लाख रुपए, तो मैंने 50 प्लस 60 ये ऐड कर लिया। फिर उसने बोला कैमरा भी लूंगा 30 लाख का, तो मैंने 50 प्लस 60 प्लस 30 ये ऐड कर लिया। बट फर्नीचर और एसी का करेगा, तो मैं बोला तेरा इतना पेमेंट आ रहा है। समझ में आया? पर मैंने बोला यार मेरा लाइट बिल बाकी है 10 लाख का, वो तू पे कर लेना। तो क्या वो मुझे अब पूरा अमाउंट देगा कि उसमें से 10 माइनस कर लेगा? 10 माइनस कर लेगा। बोला मैं लाइट बिल तू तेरे भी पे पे कर रहा हूँ ना, तो तेरा इतना अमाउंट माइनस कर ले। तो अब ये जो आपने निकाला इसे बोलते हैं नेट असेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया मैं क्या बोला? दो वे से पॉसिबल है। पहला वे कौन सा है? जहां पे आपको नेट पेमेंट वहां पता चल गया कि इतना अमाउंट मिलने वाला है। अब वो मे बी अमाउंट कैश में हो सकता है, मे बी इन शेयर्स हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। समझ में आया ये वाला? तो उसमें अमाउंट निकाल सकते हैं कि इतना इतना अमाउंट है, ऐसा ऐसा है। अंडरस्टूड? दूसरे में उसने अमाउंट कितना किसको मिलेगा वो बोला नहीं है। इसने चीजें उठाई है कि मैं ये चीज इतने में लेगा, मैं ये इतने में लेगा, मैं इतने में लेगा। तो इस केस में क्या करने का आपने को, जो जो असेट जितने में ले रहा है वो ले लो, और जो जो लायबिलिटी जितने में ले रहा है वो ले लो, तो बचा हुआ क्या आएगा? नेट असेट। तो इस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, जो जो असेट जितने में लिया है वो ले लेंगे, असेट टेकन ओवर, माइनस जो जो लायबिलिटी जितने में लिया है वो ले लो। तो ये जो आएगा इसी को बोलेंगे पीसी, नेट एसेट आएगा, इसको नेट एसेट बोलते हैं। और इसको प्यार से क्या बोलेंगे अपन? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। पहला मेथड, जैसे मान लो क्लासेस खरीदने के लिए कोई बंदा आया, मुझे बोला कि आपको 50 लाख दे देंगे, दर्शन को 30 लाख दे देंगे। तो मुझे बताओ कितना हुआ टोटल पेमेंट? 80 लैक्स। समझ में आया? जितने में इक्विटी शेयर वो प्रेफरेंस शेयर, तो पता चला कि नहीं चला किसको कितना मिल रहा है? हाँ। तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, अपने को फर्स्ट से पता चल गया कि 50 और 30 80 लाख मिलेंगे। ये तो फर्स्ट वे हो गया। दूसरे में एक और बंदा आया, वो क्या बोलता है, वो ऐसा नहीं बोला कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, ये बोला, वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है कि मैं आपकी टीवी लेगा 50 में, मैं आपका कैमरा लेगा 30 में, मैं आपका टैब लेगा 20 में। तो हमने बोला ठीक है, 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 100। पर हमने बोला भैया हमारा लाइट बिल बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाकी है, वो तू पे कर लेना। बोला ठीक है 10 का कितना पेमेंट करेगा? 90। तो ये जो है इसे बोलते हैं अपन नेट एसेट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? तो जहां पे अपने को एग्जैक्टली पता नहीं चला किसको कितना मिल रहा है, उस केस में हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो जो एसेट लिए जितने में लिए वो ले ले, जो जो लायबिलिटी जितने में लिए वो ले ले, बचा हुआ तुम्हारा नेट एसेट आ गया, और इसी को पीसी बोल देंगे। क्या ये तुमको समझ में आया? ये दो मेन मेथड है। तो मैं बोलूंगा लमसम मेथड भी मैं इसमें ही कंसीडर करता हूँ। कौन से? इसमें नेट पेमेंट में, क्योंकि उसमें पता चल रहा है एग्जैक्टली कितना पेमेंट आपको मिल रहा है, तो मैं इसमें ले रहा हूँ। इसके अलावा एक और वैल्यू आती है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसमें क्या है, सामने वाली कंपनी आपकी जो शेयर है वो ले लेगी, बट उसको मार्केट प्राइस पे पेमेंट करती है। किस पे पेमेंट करती है? कि भाई तुम्हारी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी आज मुझे खरीदना है, कैसे खरीद सकता हूँ? कि उसके जो भी शेयर मार्केट में चल रहे हैं, जो प्राइस में मिल रहा है वो सब उठा लो। तो हम क्या करेंगे, उस शेयर की मार्केट प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो अपन उस कंपनी की शेयर की मार्केट प्राइस निकालेंगे और उतने शेयर अपन उठा लेंगे। तो बदले में जो पैसा देंगे मार्केट प्राइस पे, उसे क्या बोलेंगे अपन? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? बस। ये 3 मेथड पॉसिबल है पीसी की। ठीक है, पहला कौन सा है? नेट पेमेंट। दूसरा कौन सा है? नेट एसेट। और तीसरा कौन सा है? इंट्रिंसिक वैल्यू।
नॉर्मली इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्वेश्चन में क्लियरली बोलेगा कि इसकी मार्केट प्राइस मैंने ये ली, इंट्रिंसिक वैल्यू ये ली है, ठीक है। नेट पेमेंट में ये पता चलेगा कि इतने शेयर होल्डर को ये दे रहे हैं, इतने शेयर होल्डर को ये दे रहे हैं, पता चल जाएगा। बट नेट असर जब कोई नहीं हुआ तो ये काम आएगी। तो इसमें जब पता नहीं चल रहा है कितना पीसी पेमेंट करना है, तो जो जो असर सामने वाला ले रहा है और जितना लायबिलिटी ले रहा है वो ले लो, डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा, पीसी। अभी क्वेश्चन करो तो ज्यादा क्लियर होगा। बोलो ये समझ में आया तुमको? ठीक है, ये होता है परचेज कंसीडरेशन। क्या होता है ये तुम्हारा? ठीक है, कॉपी कर लो। हम्म।
ठीक है, चलो पढ़ो ये वाला।
ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, तीनों का पढ़ लिया अपन ने फुल। अरे तो दो कंपनी, सेलिंग एक परचेजिंग। अबे कंपनी बोला है तो दो, एक सेल, एक तेरी कंपनी, एक इसकी कंपनी, कितनी कंपनी हुई? एक नई कंपनी बन रही है वो। चलो अभी सुनो, अब ये परचेज कंसिडरेशन क्या दे रखा है इसके अंदर, देखिए। सबसे पहले लमसम मेथड, वो तो हमने पहले ही बोला कि फिक्स अमाउंट क्या होता है। दूसरा नेट एसेट मेथड, इसमें क्या होती है कि वो इंडिविजुअल पेमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, वो पता चलता है। नेट एसेट में आपको जब पता नहीं चलता है तब ये वाला यूज करते हैं अपन, लास्ट वाला। इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने बोला कि आप क्या करोगे, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब वो जो मार्केट वैल्यू है एक तरह से, वो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके चार हो गए। अब कुछ इलस्ट्रेशन कर रहे हैं जिससे तुमको क्लियर होगा कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, करें शुरू। एस लिमिटेड, अच्छा, आपको पीसी में क्या लेना है, जितने भी लोगों को जो भी पेमेंट हुआ वो लेना है, कि शेयर होल्डर को कितना पेमेंट हुआ वो लेना है, शेयर होल्डर को, ओनर को पेमेंट। ओनर में दो होते हैं, इक्विटी एंड, इन दोनों को जो मिला है वो अपन यहां पे लेंगे। ठीक है, बाकी को जो पेमेंट हुआ वो पीसी में लेना। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। ठीक है, एस लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो एक कंपनी है एस लिमिटेड, उसको किसने ले लिया, पी ने। ये एस लिमिटेड की सारी डिटेल दे रखा है। P Limited has agreed to issue 9% preference share of rupees 100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for 4 preference share in S Limited. दूसरा, to issue to the debenture holder in S Limited 8% mortgage debenture at 96 in lieu of 6% debenture in S Limited which are to be redeemed at the premium of 20%. ये नहीं लेंगे क्योंकि सिर्फ पीसी निकालना है, और पीसी में शेयर होल्डर को पेमेंट ही लेते हैं, बाकी को पेमेंट लेंगे, तो ये वाला नहीं लेना है पीसी में। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब जो कंपनी खरीद रहे उसके बदले में जो दे रहे हैं, किसको देंगे, ओनर को। ओनर कौन है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, बस। टू पे 20 rupees per share in cash and issue 6 equity share rupees 100 each issued at a market value of 125 in lieu of every 5 share held to assume the liability to trade payable, वो तो ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें पीसी में कौन से पॉइंट आएंगे, फोर्थ वाला तो छोड़ दो, 1 2 और 3, तो पहला पॉइंट भी आएगा, दूसरा भी, तीसरा भी आएगा, कि दोनों शेयर होल्डर को है, किसको है, पहली चीज तो ये। अभी कौन सा मेथड काम आएगा तुम्हारे हिसाब से बताओ, नेट पेमेंट, क्योंकि यहां पे पता चल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है, तो इसके लिए अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेट पेमेंट। करें शुरू, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। नेट पेमेंट मेथड आपको यूज करना है, कौन सा यूज करना है, नेट। ठीक है, अब इसमें दो लोग हैं, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड, कि जो सेलिंग कंपनी है उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए तुम क्या पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 9% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले मिलेंगे उसको न्यू कंपनी में, इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो मुझे बताओ एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स थे एस के पास में, एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, कैसे पता चलेगा, तो उसकी बैलेंस शीट देखो, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स 2000, 2000। अब मुझे बताइए जो एक्सचेंज रेशियो है वो क्या है, 3:4, 4 के बदले 3, देयर 4
नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, देखो 2000 शेयर्स डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 1500। चलो 1500, कितने परसेंट वाले, 9%। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो बताओ कितना अमाउंट हो गया। चलो 1,50,000, 1,50,000 रुपया। क्या तुमको समझ में आया है क्या किया? अरे तुम्हारे पास में कितने शेयर थे, तुम सेलिंग कंपनी हो, तुम्हारे पास में 2000 शेयर थे। मैंने बोला 4 के बदले 3 मिलेगा, यानी कम मिलेगा। तो 2000 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 किया, कितने शेयर मिल गए, 1500। और एक का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। 1,50,000 का पेमेंट हो गया तुमको, खत्म। आया समझ में? अब आगे देखिए। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एस लिमिटेड। अच्छा इसमें दो था, देखो पढ़ो पहले। टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश, एक तो 20 रुपए कैश में मिलेंगे पर शेयर, बराबर ना, और फिर शेयर्स में भी देंगे। तो दो पेमेंट हो रहा है, कैश भी हो रहा है, शेयर्स भी हो रहा है इनके लिए। तो मैं पहले लिखता हूं इन कैश। चलो कितने शेयर्स है तुम्हारे प्रेफर इक्विटी शेयर्स, देख लो 5,000, और 20 रुपया पर शेयर इन कैश। तो 5,000 शेयर्स एट ₹20 कैश ईच इन कैश। तो बताओ कितना होता है, 1,00,000। तो ये इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 1,00,000, एक तो ये मिलेगा इनको, और दूसरा इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। उसमें क्या था रेशियो, जरा देख लो। हाँ वहां पे क्या बोल रहा है, 6 इक्विटी शेयर मिलेगा तुमको फॉर एवरी 5 शेयर, बराबर ना, मार्केट वैल्यू 125 रुपए है। तो देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स इसकी मैं बात करूं, तो 5,000 शेयर्स, कितने शेयर्स, रेशियो देखो, एक्सचेंज रेशियो दे लो, बोलो 6 शेयर फॉर 5 शेयर्स, बराबर ना। तो देखो शेयर फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, 5,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, बताओ कितने शेयर इशू करेंगे। हाँ 6,000। अच्छा 5 के बदले 6 थे ना। हाँ 6,000 शेयर्स ₹8, कितना, एक का प्राइस कितना बोला, 125। करो कितना आता है, 7,00,000। तो 7,50,000 शेयर्स में, 1,00,000 कैश में, दोनों मिलाऊ 8,50,000। तो टोटल मिला के जो 8,50,000 और 1,50,000 कितना हो गया, 10,00,000। तो ये हुआ टोटल पीसी, मतलब सामने टोटल मिला के इतना पेमेंट अपन शेयर होल्डर को कर रहे हैं। बोलो क्या ये समझ में आया तुमको, हाँ कि ना? चलो कॉपी कर लो।
चलो डन। जल्दी करो। अरे हुआ। तो ये हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1। क्या हो गया अपना इलस्ट्रेशन नंबर? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011। ये बैलेंस शीट दे रखी है एक ही। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, असेट में पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर नोट्स देखते हो कि भाई कौन सी कैपिटल है, यहाँ पे सर पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन रेफर दिस नोट्स। इसमें यू हैव 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले, 7,500 14% प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिक्योर 15% डिबेंचर, पीपी में लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, बराबर ना। बी लिमिटेड अग्री टू टेक ओवर द असेट एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पहला, फर्स्ट, डिबेंचर को इतना इतना मिलेगा। क्या ये पीसी कैलकुलेशन में काम में है? नहीं। पीपीई एट 10% अबव बुक वैल्यू लेना है और इन्वेस्टमेंट को एट पार लेना है। तो अगर नेट असेट मेथड यूज कर रहे हो तो ये काम का है, अदरवाइज कुछ काम का नहीं है। करंट असेट को डिस्काउंट पे लेना है, करंट लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेना है, ये भी अगर नेट एसेट ले रहे तो काम का है। अब आगे देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाय इशूइंग 15% प्रेफरेंस शेयर ₹100 ईच। कि तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर को हमारे प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, ठीक है, बट जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम 10% का प्रीमियम पे करेंगे। किस पे करेंगे? 10% के। मतलब अगर तुम्हारा 100 रुपए है तो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे तुमको, 110 देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके लिए हम अपने शेयर इशू करेंगे। तो बताओ क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि किस प्रेफरेंस शेयर को कितना मिलेगा? हाँ, सबको पता चल रहा है, बट इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं। इश्यू 3 इक्विटी शेयर ₹10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर इन बी लिमिटेड। कि तुम्हारे हर इश्यू एक 2 इक्विटी शेयर के लिए तुमको कितने शेयर मिलेंगे? 3। अभी भी नेट पेमेंट चल रहा है, क्यों? अभी पता चल रहा है कि इसको कितना मिलेगा, बट ये लास्ट वाली लाइन ने घुमा दिया। बैलेंस कैश में, अब मुझे तो बैलेंस मतलब कितना? 2 रुपया भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकते हैं। तो क्या अब इसमें नेट पेमेंट मेथड यूज कर सकते हैं? नहीं। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा यूज करना पड़ेगा? नेट असेट मेथड। कौन सा यूज करना पड़ेगा? कोई ऑप्शन नहीं है उसके लिए। चाहिए जो असेट जितने में लिया, जो लाइबिलिटी जितने में लिया। क्या वो पता चल रहा है? हाँ, वो पता चल रहा है ऊपर। अपन इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? नेट असेट। चलो भाई, ठीक है। इसके लिए चाहिए जो जो असेट जितने में ले रहा है, तो एक एक असेट चेक करो भैया, क्या असेट थी इसके पास में। तो एक तो था प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, बराबर है। उसमें थे दे हैव लैंड एंड बिल्डिंग। चेक करो लैंड एंड बिल्डिंग कितना में ले रहा है। तो पीपी एट 10% अबो बुक वैल्यू। तो यहाँ पे देखो, पहले ले रहा हूँ लैंड एंड बिल्डिंग। चलो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट का वैल्यू 3250 प्लस 10% ना, 35। ये आ गया। चलो इससे दूसरी असर देख लो, और क्या है इसके पास में? इन्वेस्टमेंट है। क्या बोला था इन्वेस्टमेंट के बारे में? एट पार। पार मतलब जो वैल्यू है वही 600। फिर करंट असेट 10% के डिस्काउंट पे। तो करंट असेट में क्या है? ये 3 आइटम है। तो या तो अलग अलग लिखो या साथ में लिख दो। साथ में लिख दो। करंट असेट, ठीक है। 200 200 100। तो 200 प्लस 200 प्लस 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट? 5% ना, 10% डिस्काउंट ना, 10% डिस्काउंट। एक मिनट।
कितना आया? 450। उसके बाद में करंट असेट भी हो गई, अपनी सारी असेट तो हो गई। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। करंट लायबिलिटीज एट पार। अब असेट ऐड होती तो लायबिलिटीज माइनस होगी। एट पार बोला है, एट पार मतलब यहाँ पे करंट लायबिलिटीज में क्या था तुम्हारे पास में? ट्रेड पेबल 500 का, तो 500 का 500 ले लो। तो बताओ कितना आ गया? फोर वन। ठीक है, ये नेट एसेट आ गया, इसी को परचेज कंसिडरेशन बोलेंगे। बट ये तो अमाउंट आया है ओवरऑल, कितने को किसका क्या मिल रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। तो अब इसका ब्रेकअप करेंगे अपन, क्या करेंगे? मैं तुम एक्सपर्ट हो, चलो। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। क्या बोले था कि तुमको 10% प्रीमियम पे पेमेंट करना है, बराबर ना? तो देखो, एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर ऑलरेडी थे इसके पास में? ये रहा 750। कितने थे? ठीक है, तो ये 750 का अमाउंट हो गया। इसमें 10% प्रीमियम ऐड कर लो। 75 ना? कितना होता है? 825। इतना अपने को प्रेफरेंस शेयर को देना है। अब अगर इसका मैं ब्रेकअप करूँ तो आप देखो क्या दूंगे। तो आप, आपके 14% के प्रेफरेंस शेयर थे, आप इनको क्या कर रहे हो, सॉरी कितना, 10% के दे रहे हो, बराबर ना? प्रेफरेंस शेयर डिचार्ज नहीं, इशू 15% का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो, 15%। तो यहाँ पर लिखता हूँ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, ये अमाउंट तो अपने पहले निकाल दिया। अगर तुमको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो 825, ये किस में थे? लैक्स में थे कि थाउजेंड में थे? थाउजेंड में। तो अगर आप इसको थाउजेंड में लिखते हो तो करो 825 इंटू थाउजेंड करो, डिवाइड बाय एक का कितना है? 100 रुपया। तो कर लो कितने शेयर्स हो गए? बस, कितने शेयर्स? क्या ये तुमको समझ में आया क्या किया? ठीक है, तो इतने शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं उनको, 100 रुपये वाले, तो ऑटोमेटिक उनको उतना पेमेंट हो जाएगा। तो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर के लिए। ये समझा क्या बोला मैं? पीछे, इधर। अब इक्विटी शेयर के लिए, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। चलो, दो था, एक शेयर्स में एक कैश में। कैश का तो मालूम नहीं है बट शेयर्स का पता है। तो इन शेयर्स, क्या बोल रहा था शेयर्स में कितना देने का है? तो इसने बोला सुनो, 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, बराबर ना? तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर्स देख लो। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स इसके हैं 1.5 लाख। कितने हैं? 1.5 लाख। अब मैं एक्सचेंज रेशियो बोलूँ, 3:2, therefore number of shares to be issued। तो देखिए 1.5 लाख डिवाइड बाय 2 × 3 कितना होता, करो? 2 लाख शेयर्स, बराबर ना? अच्छा, एक कितने का है? 10 रुपए का। तो कितना हो गया? 2250। ठीक है, अगर मैं इसको थाउजेंड में करूँ कन्वर्ट, तो ये तुम्हारा होता है ₹2250। थाउजेंड में ना, तो जो आया 22,50,000 डिवाइड बाई थाउजेंड कर लो तो मिल जाएगा थाउजेंड में 2250। अब मुझे पता है टोटल पेमेंट मेरा इतना होना है 4125। इसमें इतना प्रेफरेंस शेयर को है, इतना इक्विटी शेयर को, तो बचा हुआ कैश में होगा ना? तो इन कैश बैलेंसिंग फिगर, चलो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। कैसे निकालोगे? टोटल पेमेंट हमको पता है 4125 है, उसमें से 825 और 2250 माइनस कर लो, 1050। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ की है क्या तुमने? वापस चेक करो।
अच्छा, आपने लाइबिलिटीज में डिबेंचर नहीं लिया था? अरे डिबेंचर भी था ना इसमें। लाइबिलिटी में किधर गया डिबेंचर? ये रहा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। लाइबिलिटी में सारी लाइबिलिटी लेनी है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस को छोड़कर, मतलब जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है सब लेनी है, तो डिबेंचर भी लेंगे। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे डिबेंचर भी माइनस करना पड़ेगा, माइनस नेट एसेट निकालते टाइम पे डिबेंचर्स। अब डिबेंचर जो थे वो कितने थे, 700 के बराबर ना। और हम किस पे ले रहे थे, कितने गए डिबेंचर डिबेंचर डिबेंचर, ये देखो डिबेंचर 10% प्रीमियम पे। तो बेटा 700 का 10% प्रीमियम कितना होता है, 70। तो 770 रुपये यहाँ पे और माइनस करने पड़ेंगे। करो कितना आता है, हाँ 33, ये होता है पीसी। अब इसमें से इतना इक्विटी शेयर को हो गया, इतना प्रेफरेंस शेयर को हो गया, तो बचा हुआ तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 3355 में से आपने माइनस किया पहले 825, फिर माइनस किया 2250, 280, 280 ये आ गया। अब तीनों का टोटल मारोगे तो यू विल गेट एग्जैक्ट 3355। मतलब टोटल पेमेंट है 3355, उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को मिल गया 825, इक्विटी शेयर को शेयर्स में मिल गया 2250, तो बचा हुआ इक्विटी शेयर को कैश में देना पड़ेगा। कितना देंगे कैश में, 280। बोलो समझा कि नहीं समझा? अरे हाँ कि ना? चलो फिर करो कॉपी।
हो जाना आराम से। इतनी तकलीफ देख रही है, कभी ऐसे हो रही है, कभी ऐसे हो रही है। हो जा। कभी कभी क्या होता है, बॉडी भारी हो जाती है ना, संभाली नहीं जाती। उस टाइम पे क्या है। ये जो कैश है, ये इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलेगा, हाँ? इधर 1.5 लाख था, 3:2 का रेशियो है। तो 2,25,000 शेयर्स हो गए, 10 रुपए वाले। 10 रुपए वाला ही ना, 100 वाला है। 10 रुपए वाला ये। तो टोटल होता है 22,50,000, बट क्योंकि अपन 1000 में लिखे तो 22,50,000 डिवाइड बाई 1000 किया तो 2250 आया। चलो हुआ। तो ये हो गया तुम्हारा नेट असेट मेथड। कौन सा होता गया? ठीक है, अभी थर्ड वाला इंट्रिंसिक वैल्यू भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। ये नॉर्मल बैलेंस शीट दे रखी है। पीपीई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट है। शेयर्स में दे 7,50,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 14% प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14% डिबेंचर्स, टीपी में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लान मशीनरी, फर्नीचर्स एंड इन्वेस्टमेंट। वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, तो वाई ने एक्स को ले लिया। डिबेंचर होल्डर को इतना इतना मिलेगा, ये कुछ काम का नेट एसेट में होता तो वहां पे ले लेते, बाकी कुछ काम का नहीं है। 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाय इशू नेसेसरी
नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच। तो क्या बोला है, तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर को हम अपने प्रेफरेंस शेयर देंगे और 20% का प्रीमियम पे देंगे। किस पे देंगे? अब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर को कितना पैसा मिलेगा वो तो पता होता है भाई, उनको फिक्स अमाउंट ही मिलता है, तो उसको तो निकाल सकते हैं इतना इतना मिलेगा। पर अगर यही वर्ड इक्विटी शेयर में बोला होता तो निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो सकता है। आगे बोल रखा है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 रुपीज। तो देखो एक्स के शेयर्स की वैल्यू कितनी है 20 रुपया, और वाई के शेयर की कितनी वैल्यू है 30। वाई लिमिटेड विल इश्यू इक्विटी शेयर टू सेटिस्फाई द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो बोलता है वो अपने शेयर इशू करेगा उसके शेयर को देने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंट्रिंसिक वैल्यू, इसी वैल्यू के बेस पे। हाउएवर एंट्री शुड बी मेड एट पार ओनली। ये गेम चेंज किया है, क्या है बाद में समझते हैं, ठीक है। और फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो काम शुरू करते हैं पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, दो लोग हैं इक्विटी और प्रेफरेंस। तो पहले प्रेफरेंस शेयर के लिए, फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बोला था प्रेफरेंस शेयर के लिए, बताओ कि तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर को हम कितना प्रीमियम पे देंगे 20%। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बताओ कितना एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इनका 25 था। ठीक है, हाँ वो 1000 में है, तो 2500 लिख दे अपन। अब इसमें 20% का प्रीमियम पे करना है। अच्छा ये रुपीज में लिया अपन ने 20% का प्रीमियम, तो कितना आएगा 500 प्रीमियम, तो टोटल मिला के हो गया 3000। क्या ये तुमको समझ में आया? ये भी रुपीज इन 1000 ही है। बोलो किसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। अच्छा इसमें कितने शेयर्स होंगे अगर वो निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो देखो। तो आप क्या कर रहे हो, अपने 15% के प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो बराबर ना, और 100 रुपए के हिसाब से। तो अगर शेयर्स निकालना है तो अपन ऐसे निकालेंगे 15% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड एट ₹100 ईच। तो तुमको शेयर्स निकालना है तो वो 3000 में है, तो पीछे 3 जीरो ऐड कर लो, कितना होता है 30 लाख। 30 लाख डिवाइड बाय 100 कर लो, 30,000। मोटा मोटी तुम 30,000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो। कितने इशू कर रहे हो 30,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 30,000 15% प्रेफरेंस शेयर इशू। अब 30,000 शेयर 100 रुपए वाला एक 30 लाख का पेमेंट हो गया। क्या ही समझ में आया? चलो ये हो गया प्रेफरेंस शेयर के लिए। अब इक्विटी शेयर के लिए, चलो कितने शेयर्स थे तुम्हारे एग्जिस्टिंग शेयर्स? तो आप देखो यहाँ पे आपके पास में जो शेयर्स है वो 7,50,000 है। कितने हैं शेयर्स? अब यहाँ पे आईवी दे रखी है, तुम्हारी मार्केट प्राइस दे रखी है। तो ये एक्स कंपनी के शेयर्स है, तो एक्स कंपनी के शेयर का वैल्यू कितना है, वैल्यू पर शेयर कितना था 20। तो बताओ कितना पेमेंट करना चाहिए, एक का 20 रुपया, तो 7.5 लाख का कितना टोटल पेमेंट 7,50,000 इंटू 20 कितना होता है 1,50,00,000। इतना पेमेंट करना है। और बदले में क्या मैं कोई कैश दे रहा हूँ, कोई शेयर्स ही दे रहा हूँ, शेयर्स। तो मेरी कंपनी का शेयर का वैल्यू क्या है, वैल्यू पर शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ₹30। तो बताओ कितने शेयर इशू करूंगे, देयर फॉर नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड 5 लाख शेयर्स बराबर ना। क्या ये समझ में आया? वैसे तो मैं 5 लाख इंटू 30 करता, जैसे इससे पहले भी 125 रुपये में हुआ था पता है। तो मैं क्या करता 5 लाख इंटू क्या करता 30, तो 1,50,00,000 का पेमेंट हो गया। बट इस क्वेश्चन में अलग से इसने मेंशन किया है
कि जो एंट्री होगी, हाउ एवर द एंट्री शुड बी मेड एट पार ओनली। जब आप एंट्री की बात कर रहे हो तो आपको 30 रुपए नहीं लेना, कितना लेना है, 10 रुपए। तो अब इसकी वजह से मजबूरी में मुझे क्वेश्चन माई बाप है बेटा, तो मुझे यहाँ पे 10 रुपए लेना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कितना होता है, 50 लाख। अगर मैं 1000 में बोलूँ तो ये 1000 में कितना होगा, 5000। 1000 में तो बताओ टोटल कितना हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8000। 1000 मतलब 80 लाख। 50 लाख नीचे, 30 लाख ऊपर, 80 लाख रुपए। ये हो गया मेरा टोटल पीसी। ये अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो मैं 10 नहीं लेता, मैं कितना लेता, 30। तो 1.5 करोड़ आ जाता। बट क्वेश्चन माई बाप है ना, क्वेश्चन झगड़ा नहीं करने का। वो बोलता है एंट्री एट पार होनी चाहिए, तो हम किस पे करेंगे, एट पार। अदरवाइज मैं 30 लेता। जैसे इससे पहले वाले सम में भी अपन ने किया था, देखो जहां पे मार्केट प्राइस दे रखा था आपको, ये देखो 125 दिखा आपको। तो हमने वो जो मार्केट प्राइस था वही लिया कि 125 का वैल्यू, तो हमने 125 ले लिया। इस बार भी वही करने जाता, बट क्वेश्चन बोला नहीं नहीं, एंट्री जब आप करोगे तो 125 पे नहीं करनी है, किस पे करनी है, पार पे। वैसा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऐसा किया। क्या ये तुमको समझ में आया? इसलिए अपन ने एट पार वैल्यू लिया है, क्वेश्चन में बोला है इसके लिए। ठीक है, कॉपी कर लो चलो। कितने बजे लेक्चर अपना? तो ब्रेक अभी चाहिए कि बाद में? तो ठीक है।
चलो हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? चलो हुआ। अरे हाँ कि ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इलस्ट्रेशन नंबर 4। नील and Gagan Limited amalgamated to form a new company on 1st April 2011. ठीक है। The following is the balance sheet of Nil and Gagan Limited 31st March 11 की। Equity and liability, shareholder fund, share capital, current liabilities, total asset, non current asset, PP, current asset। नोट्स टू अकाउंट में ये पीपी का दे रखा है आपको, क्या क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है। द फॉलोइंग इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द असेट्स ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड आर टू बी रीवैल्यूड। तो बोलता है ये वाला वैल्यू मत लेना, नया वाला वैल्यू लेना। ठीक है, तो यहाँ पे पुराना वैल्यू लेना। कौन सा वैल्यू लेंगे? तो अगर सब में तुमको जरूरत पड़ता है लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का, तो ये पुराना वैल्यू मत लेना, नया वाला वैल्यू लेना। द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी रिचार्ज एज अंडर। तो देखो आप पी से किस वे से दे रहे हो, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट इश्यू 24,000 इक्विटी शेयर ₹25 ईच फुल्ली पेड अप। आप 24,025 रुपए वाले इक्विटी शेयर इशू करोगे, पर दो कंपनी है, किसको कितना करोगे वो नहीं दे रखा है। तो आगे दे रखा है इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 ईयर। जो इनका प्रॉफिट का रेशियो का 2 साल का, उसमें उसके रेशियो में देना है। तो इसका मतलब आपने को क्या चाहिए, प्रॉफिट का रेशियो। अब वो यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट 2 साल का दे रखा है, तो ये 1 साल का, 2 साल का, 1 साल का, 2 साल का टोटल। तो मैं टोटल के रेशियो में दे दूंगा, तो मुझे 24,000 को इस रेशियो में बांटना है, 475:525। क्या ये समझ में आया? तो ये इक्विटी का तो इजी से मिल गया अपने को, कोई दिक्कत है ही नहीं। इश्यू 12% प्रेफरेंस शेयर्स। आप 12% प्रेफरेंस शेयर इशू करना ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एट पार टू प्रोवाइड income equivalent to 8% return on net asset in the business as on 31st March 2011 after revaluation of asset of Nil and Gagan। तो इसने क्या बोला, आपको क्या करने का है, इतने प्रेफरेंस शेयर इशू करने हैं कि उनको 8% का रिटर्न मिल जाए। कितना मिल जाए? वो भी नेट असेट का। तो सबसे पहले काम तो करना है, नेट असेट निकालना है और उसका 8% निकालना है। फिर उतना इनकम कमाने के लिए कितना प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे वो निकालना है। समझ में आया? बस दो ही था। तो इसने क्या पूछा है, कितने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे और पीसी निकालना है। करें शुरू। ठीक है, आप समझिए हमको करना क्या है वो देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4। सबसे पहले इसने पूछा कितने इक्विटी शेयर चाहिए, बराबर ना? तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी इशूड। ठीक है, अब दो है अपने पास में, एक कंपनी है नील, दूसरी है गगन। तो नील के इतने होंगे, गगन के इतने होंगे। ठीक है, वो अपन निकाल देंगे। चलो, अब इसके बाद में इसने बोला पीसी निकालो। क्या निकालो? टोटल पेमेंट निकालना है, तो वो भी निकाल लेंगे। अगर शेयर्स मिल गए, इशू प्राइस ले लिए तो अमाउंट मिल गया, अमाउंट मिले तो काम हो गया अपना। ठीक है, तो वो भी निकाल देंगे। तो
वो कैसे निकालेंगे? तो देखो कितने इक्विटी शेयर कैपिटल में इनको हिस्सा मिल रहा है वो लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और जितना प्रेफरेंस शेयर में मिल रहा है वो लेना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इधर नील का, इधर गगन का। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट में चाहिए, क्या चाहिए अपने को? अपन चाहते तो उधर भी कॉलम एक्स्ट्रा बना देते, उसमें भी कर सकते, तो मैंने अलग से किया है। चलो ठीक है, दो चीज़ पूछी ना इससे, तो अपन दो बना दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, अब सारा गेम इसका अपने को करने का है, किसको कितना क्या मिलेगा। तो सबसे पहले अपन प्रेफरेंस शेयर निकाल देते, ठीक है, वर्किंग नोट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले नेट एसेट चाहिए, क्या चाहिए अपने को? तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट, बट बिफोर की आफ्टर, आफ्टर रिवैल्यूएशन। चलो, तो नेट एसेट कैसे निकलते हैं? असेट माइनस लायबिलिटीज। तो चलो फिर देखो क्या क्या असेट था इसके पास में, पीपी था, क्या था अपने पास में? अब मैं क्या पुराना वैल्यू लूंगा कि नया वैल्यू लूंगा? नया। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन में 5,25,000, और यहाँ पे 6,75,000। फिर यहाँ पे बिल्डिंग, ये 1,75,000, 6,48,000। ठीक है, ये तो हो गया असेट। और कोई असेट है क्या? चेक करो, है ना, करंट असेट। अब इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया तो वही वैल्यू लेंगे जो दे रखा है, बराबर ना। करंट असेट्स 1,63,500। अब नेट असेट बोले तो करंट लायबिलिटी से माइनस कर लेते हैं, 623,500। ये आ गया नेट एसेट। क्या गया ये अपना? अब जो नेट एसेट आया है सिर्फ ये नहीं देखना है, इसके अलावा भी कुछ देखना है। हमको चाहिए 8% रिटर्न। कितना चाहिए? 8% रिटर्न ऑन नेट असेट। कितना होता है 8% रिटर्न? निकालो। तो 8,40,000 इंटू 8%, कितना आया? 67,200। 73,920। अरे बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? इसको डाउट है इसमें? अभी ये 8% रिटर्न आ गया, क्या गया ये? अब आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, बट वो प्रेफरेंस शेयर जो इनकम कमाओगे साल का इतना कमाना है, तो अपन को कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर इशू करना है वो निकालना है। तो कितना परसेंट था प्रेफरेंस शेयर का? कितना रेट था? 12% ना। हाँ, तो देखो मैं अगर सिंपल बोलूँ तो आप समझिए, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 100 रुपए का, कितने का है? एक शेयर मान लो 100 रुपए का है, तो उसके ऊपर मिलता है अपने को इनकम। क्या मिलता है? इनकम मतलब क्या मिलता है? डिविडेंड ना। तो 12 रुपए, 12% 12 रुपए मिलता है। तो अगर मुझे इनकम कमाना है 67,200, तो मैं कितने का फेस वैल्यू का इशू करेगा? 5,60,000। क्या ये तुमको समझ में आया? अब चेक कर लो, अगर मैंने 5,60,000 का इशू किया तो 5,60,000 पे 12% साल का इनकम मिलेगा। करो कितना होता है? मिला कि नहीं मिला? आप खत्म। सेम वैसे इसका भी निकालेंगे।
अगर मेरा प्रेफरेंस कैपिटल का वैल्यू 100 रुपये होता है तो उसके ऊपर जो इनकम होता है वो 12 रुपये होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इनकम अर्न करना है 73,920 का, तो मैं कितना 6,16,000 इतना प्रेफरेंस चेक कर लो। 6,16,000 का 12% साल का कितना इनकम मिलेगा। यस, क्या ये तुमको समझ में आया? अगर अपने को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो डिवाइड बाय 10 रुपये कर लो, फेस वैल्यू 10 रुपये ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 56,000 शेयर्स, कितना बोल सकता हूँ, और इसका बोल सकता हूँ 61,600 शेयर्स। तो पहला तो मिल गया। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का बॉक्स में जाऊँ इधर, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो सिक्स नहीं कितना था पहले, 56,000 और 61,600। अमाउंट की बात करो, प्रेफरेंस कैपिटल की बात करो, तो 5,60,000 और 6,16,000 ये रुपीज़ में। बोलो, क्या ये पहला समझ में आया तुमको? किसी को डाउट है तो बताइए, पीछे समझाए इधर। अब दूसरा जो अपने को इक्विटी शेयर का निकालना, किसका निकालना है? इक्विटी शेयर्स का। मुझे तो टोटल कितना इक्विटी शेयर्स है, टोटल इक्विटी शेयर्स कितना बोला था उसने इश्यू करने का? 24,000 ना, 24,000। अब इसका जो रेशियो है बांटने का, वो प्रॉफिट का रेशियो था 475:525। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड कितना आया? नील का 11,400 11,400, और गगन का 1,000 शेयर्स ना, बराबर ना। हाँ तो देख लो दोनों मिलाकर 24,000 होते हैं। तो ये शेयर्स आ गए, तो बस सीधा लिखना है 11,400, 11,400 और 12,600 ऐसा, ठीक है। अच्छा इसका अमाउंट की बात करो तो ये एक शेयर जो है वो कितने रुपए का था? 25 ना। तो मुझे बताओ, हाँ अगर इनका अमाउंट निकालो, अमाउंट तो 11,400 इंटू 25 रुपया, 2,85,000, और उसका 12,600 इंटू 25 रुपया, 3 लाख, तो 2,85,000 और 3,15,000 ये आ गया अमाउंट में। क्या ये समझ में आया तुमको? चलो अब टोटल अमाउंट बता दो फिर। 2,85,000 प्लस 5,16 कितना टोटल पीसी हो गया? 8,45,000 और 9,31,000 ये टोटल पीसी हो गया। ऊपर वाला शेयर्स में ये अमाउंट में आ गया, खत्म, इतना ही था। बोलो समझ में आया ये वाला? किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझा? चलो कॉपी कर लो, फिर कॉपी कर लो, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अपन शुरू करते हैं, ठीक है। 15 मिनट का ब्रेक।